हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर लेकर आया हूं आपके सामने प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ाया था कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, दोनों बताया था। आज हम आपको बताएंगे परिपथ के बारे में। कितने परिपथ हम इसमें पढ़ते हैं, कितने सर्किट पढ़ते हैं। आर सर्किट, सी सर्किट और यल सर्किट, रजिस्टेंस और इंडक्टेंस यल को इंडक्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये प्रतिरोध है, ये धारिता प्रतिरोध है और यह जो है प्रेरकत्व है। तीन प्रकार के प्रतिरोध हमको मिलेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनको एसी करंट में जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। बच्चों, नंबर 1 आर परिपथ। जब हम आर परिपथ जोड़ते हैं, मतलब प्रतिरोध जोड़ते हैं एसी करंट में, हमने आपको बताया था कि एसी करंट का साइन इस प्रकार से होता है और डीसी करंट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है। यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस। एसी करंट का जो साइन होता है ऐसा होता है। तो हम एसी करंट यहाँ पढ़ रहे हैं। एसी करंट में जब हम शुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं, आर जोड़ते हैं, तब एसी करंट में जब हम क्या जोड़ते हैं, शुद्ध प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि या लिखेंगे कि जब परिपथ क्या हो, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब यह है कि न सी लगाओ न यल लगाओ, केवल प्रतिरोध लगा हो। तो इस स्थिति में जो V जो होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, हम जानते हैं। पिछले वीडियो में पढ़ाया हूँ आपको कैसे होता है, वो भी मैं बताया हूँ। और I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों होता है? क्योंकि इस दशा में जब शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो परिपथ में धारा और वोल्टेज का मान सेम होता है। धारा और वोल्टेज का मान देखिए, जैसे मान लीजिए जो हम गाढ़ी लकीर किससे खींचेंगे, हमेशा आप उसे वोल्टेज समझिएगा, और जो हम डॉट करके खींचेंगे उसे आप क्या समझेंगे, धारा समझेंगे। तो यहाँ पर जो है ये V है, V नॉट है, और ये I नॉट है। तो जो डॉट है वो I नॉट है, जिसे शिखर मान कहते हैं, धारा का शिखर मान, और V नॉट को वोल्टेज का शिखर मान कहते हैं, अधिकतम वैल्यू। तो धारा और जो वोल्टेज होते हैं वो एक ही प्लेस से स्टार्ट होते हैं, एक ही पॉइंट से, कोई अग्रगामी और पक्षगामी नहीं होता है। तो उस स्थिति में परिपथ जो होता है में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है। उस स्थिति में ये कंडीशन हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ इस दशा में, यहाँ लिख सकते हैं इस दशा में बच्चों, इस दशा में V बटे I को परिपथ का प्रतिरोध R कहते हैं। तो यह बात जो है हमको जानना था। और परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उसका ग्राफ कैसे होता है आपने देखा। आइए अब चलते हैं, पढ़ते हैं सी परिपथ। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि जब परिपथ में जो है धारिता लगा हो, जब परिपथ शुद्ध धारितीय हो, यहाँ लिखेंगे जब परिपथ शुद्ध धारितीय हो, जब परिपथ शुद्ध क्या हो, धारितीय हो, मतलब इंडक्टेंस लगा हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि उस कंडीशन में जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से होता है कि वोल्टेज तो वहीं से होता है, वोल्टेज का मान नहीं बदलता, बल्कि धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है। धारा जो होती है 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो आप जब भी परिभाषा लिखेंगे कि जब परिपथ शुद्ध धारिती हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है, तो आप जो है क्या करेंगे कि धारा को 90 डिग्री अग्रगामी कर देंगे। अतः इस कंडीशन में क्या होगा कि V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी होगा, तथा I इक्वल टू होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि धारा क्या है 90 डिग्री अग्रगामी है। तो इस दशा में
इस दशा में v बटे आई को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। धारतीय प्रतिघात यक्ष सी कहते हैं। v बटे आई को क्या कहते हैं? धारतीय प्रतिघात यक्ष सी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इस पर न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं? न्यूमेरिकल आते हैं यक्ष सी इक्वल टू होता है 1/ωc, ये इसका फार्मूला होता है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों कि यक्ष सी इक्वल टू 1/ω की वैल्यू होती है 2πf, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी और सी, ये भी फार्मूला है, ये जाई नहीं है, यक्ष है, ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आज जो है आप परिपथ पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझिए इसको। तो यक्ष सी की वैल्यू ये भी होती है, यक्ष सी की वैल्यू ये होती है। जो भी हमसे ट्यूशन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला या इसे रखेंगे या इसे रखेंगे। तो आपने देखा जो है सी परिपथ में किस प्रकार से धारतीय प्रतिघात हम प्राप्त करते हैं। आइए अब हम चलते हैं यल परिपथ की ओर। यल परिपथ पढ़ते हैं बच्चों। यल परिपथ में प्रेरकत्व लगा होता है सर्किट में, धारा में, परिपथ में, और इसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है। अभी आपने सीखा कि जब प्रतिरोध R लगा होता है तो परिपथ में धारा और वोल्टेज का मान सेम होता है, अर्थात उनके बीच जो कलांतर होता है शून्य होता है। और C में आप क्या पढ़ें? जब धारिता लगा होता है तब जब धारितीय सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है कि धारा 90 डिग्री अग्रगामी होती है, लीडिंग पर होता है 90 डिग्री। लेकिन जब प्रेरकत्व लगा होता है बच्चों, जब प्रेरकत्व लगा होता है तो वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है, वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अर्थात धारा तो यहीं से चलेगा प्लस माइनस, लेकिन जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री अग्रगामी हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों कि V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तथा I इक्वल टू होता है बच्चों I0 साइन ओमेगा टी। ये दो कंडीशन हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ ओमेगा टी है बच्चों, ये ओमेगा टी है। तो क्योंकि 90 डिग्री वोल्टेज जो होता है अग्रगामी होता है, तो इस दशा में आप लिखेंगे इस दशा में V बटे आई का मान, हर जगह देखिए प्रतिरोध चेंज हो रहा है। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर हम पढ़ते हैं, तो R इक्वल टू V बटे आई होगा प्रतिरोध के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के रेजिस्टेंस हम जोड़ रहे हैं, तो तीनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा, वही हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो इस दशा में V बटे आई को हम क्या कहते हैं? V बटे आई को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। इसे यक्ष-यल से व्यक्त करते हैं, यक्ष-यल से व्यक्त करते हैं। इसे बच्चों यक्ष-यल से व्यक्त करते हैं। और जैसे यक्ष-सी का मैंने फार्मूला बताया जिस पर न्यूमेरिकल आता है, उसी प्रकार से यक्ष-यल के भी लिए फार्मूला जान लीजिए। यक्ष-यल इक्वल टू होता है ओमेगा यल। यक्ष-यल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ओमेगा यल होता है। कई बार टिक लगाने के लिए आता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भूलना नहीं है आपको। या ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है? ओमेगा 2πn होता है या 2πf होता है, याद इसको लिख दीजिए। यक्ष-यल इक्वल टू 2πf-यल, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको एक्सएल और एक्सएल के 2 वैल्यू मान प्राप्त होते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी दिया हो या ज्ञात करना हो तो इसको निकालते हैं, ओमेगा यल की बात करें तो हम इसको निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यल परिपथ। बच्चों परिपथ इसमें हम कितने प्रकार के पढ़ेंगे? क्लास 12 में जो परिपथ हमको दिया है
इस प्रत्यावर्ती धारा में हम कितने प्रकार के परिपथ पढ़ते हैं? हम 7 प्रकार के परिपथ पढ़ते हैं। कितने प्रकार के परिपथ पढ़ते हैं? 7 प्रकार के, 7 टाइप के। 3 तो मैंने आपको बता दिया, एक आर परिपथ, एक सी परिपथ, एक एल परिपथ। अब चलिए, अब अगला देखिए, चौथा क्या होगा? चौथा होगा आर सी परिपथ, मतलब 2 को साथ लेंगे। फिर 5वां क्या होगा? सी एल परिपथ, 5 हो गया। फिर आर एल परिपथ 6 हो गया, और एक बार तीनों को ले लेंगे, आर सी एल परिपथ। तो आइए चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे आर सी परिपथ। आइए बच्चों देखते हैं आर सी परिपथ। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस और सी का मतलब होता है धारतीय रेजिस्टेंस। बच्चों जब 2 प्रतिरोध साथ में लगे हों, आर और सी दोनों प्रतिरोध जब साथ में लगे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम जो फाइनल वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, वो हम वेक्टर मेथड से करते हैं। कैसे करते हैं? वेक्टर मेथड से। तो उसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा, ध्यान रखिए, इस प्रकार से होगा। और जो आर होता है, आर वोल्टेज होता है, वो इस प्रकार से होता है स्टेट। और इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है, ये जो है VL होता है और ये जो होता है BC होता है। L मतलब परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर की स्केल में क्या आ रहा है? L आ रहा है। याद करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर में L आता है, और जो बचा C नीचे होता है, और R हमेशा डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन, दाहिने तरफ होता है। तो VL को VC यहाँ होते हैं, तो VL को परपेंडिकुलर होता है तो ऊपर होता है, इसको ध्यान रखना है। इससे देखिए इतना ही नहीं ध्यान बात हुई, और आपको सीखने को क्या मिला मैं आपको बता रहा हूँ। सीखने को ये मिला कि अगर परिपथ में यल लगा है, प्रेरकत्व लगा है, परिपथ में प्रेरकत्व लगा है, तो क्या लिखा हूँ? VL लिखा हूँ ना, तो V का मान 90 डिग्री अग्रगामी होगा। देखिए इससे देखिए बिल्कुल आप ये ग्राफ अगर बना लिए तो जान लीजिए सारी समस्या आपकी खत्म हो गई। अगर VR आर परिपथ लगा है तो धारा और वोल्टेज का मान सेम होगा। अगर यल प्रेरकत्व की बात करें तो V वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होगा, और C की बात करें तो 90 डिग्री वोल्टेज पक्षगामी होगा। तो इस प्रकार से इस ग्राफ से तीनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं। तो किसकी बात कर रहा है? आर और सी की बात कर रहा है। तो आर और सी का मतलब है BC लिखेंगे और VR लिखेंगे, VL से कोई मतलब नहीं है। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे जब, तो वेक्टर मेथड से निकालते हैं। तो वेक्टर मेथड से इस प्रकार से निकालिए रिजल्टेंट। जैसे वेक्टर हम लोग पढ़े हैं, तो इस प्रकार से हमने जब देखा, तो ये जो है यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए, धारा का मान, और यहाँ पर V का जो रिजल्टेंट है, V यहाँ देखिए, यहाँ V की वैल्यू जो है, V की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए क्या होगा, चूँकि V इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये VC हो गया और ये क्या हो गया? VR हो गया। अगर VC को यहाँ कर दिया जाए, VR यहाँ, तो ये और ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाए, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ये 90 डिग्री बनाए कर दिखाएंगे नहीं हम, आपको केवल जानना है बस। अब इसके लिए ओपन करिए इसको, तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों IR। V इक्वल टू क्या होता है? IR प्लस VC इक्वल टू होता है IXC, धारती प्रतिघात। तो V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। XC स्क्वायर नहीं बोलेंगे, X स्क्वायर C बोलेंगे। अब इसको इधर भेजते हैं कि V स्क्वायर I का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। यहाँ ये देखिए फार्मूला प्राप्त हो गया हमको। इसको हम लिख सकते हैं और Z इक्वल टू Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। या हम लिख सकते हैं बच्चों इसको R लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर C। ये देखिए इतने फार्मूले हमको प्राप्त हो गए। Z क्या है? जहाँ Z यहाँ इस दशा में
दशा में v/i को या ऐसे लिख दीजिए बच्चों, जहाँ ऐसे लिख दीजिए, जहाँ v/i बराबर z, इसे कहते हैं प्रतिबाधा, जिसे इंग्लिश में इम्पीडेंस कहते हैं, इंग्लिश में इम्पीडेंस कहते हैं। तो ये प्रतिबाधा है। तो आपने जो है एक नया रेजिस्टेंस पढ़ा, प्रतिबाधा। तो इस प्रकार से आर और सी परिपथ का जो कैलकुलेशन है हम इस प्रकार से करेंगे, और हमको अंत में फार्मूला क्या मिलेगा, z √r² प्लस x²c। अब x²c को आप xc का वैल्यू जानते ही हैं, 1/ωc, उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया है, वो उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं, अब अगला परिपथ पढ़ते हैं, CL परिपथ। बच्चों इसमें आइए देखते हैं CL परिपथ में जब परिपथ में C लगा हो और L लगा हो, दोनों साथ में AC करंट में आए, तब हम किस प्रकार से वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं। तो फिगर हमारा वही रहेगा इस प्रकार से जो अभी मैंने बनाया था आपके सामने। ये VR होगा और इधर VL होगा और इधर VC होगा। तो अब हमारे परिपथ में क्या जुड़ा है उसको देखते हैं। C जुड़ा है और L जुड़ा है, C जुड़ा है और L जुड़ा है। ये VL है और ये VC है। तो इसका जो नेट फोर्स होगा, नेट रिजल्टेंट होगा, वो होगा V = VL - VC। दो कंडीशन हो सकता है, या ये भी हो सकता है, ये हो सकता है V = VC - VL, ये भी हो सकता है। कंडीशन है कि वो यहाँ पर ये कंडीशन किस लिए है, क्योंकि VL = VC, और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि VC = VL। ये दो कंडीशन है, कौन बड़ा है उसको देखना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग जो है माइनस करना है, जिससे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव प्राप्त हो। तो इसको हम लेकर चलते हैं, किसी एक को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं, V = VL। VL का मान क्या होगा, IXL, क्योंकि V = IR होता है, ओम का नियम, V = IR। तो V = IR से यहाँ पर अगर VL की बात करेंगे तो IXL प्रेरकी प्रतिघात, और VR की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, VC की बात करेंगे, VR नहीं, VC, VR तो यहाँ है। तो यहाँ VC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, VIXC धारती प्रतिघात, तो प्लस IXC, I कॉमन ले लीजिए, तो V = IXL प्लस XC, I कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों V/I = XL प्लस XC। ये देखिए, यह माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, मैं प्लस बनाते जा रहा हूँ। और यहाँ V/I को हम कहेंगे Z बराबर हो जाएगा XL और -XC। माइनस मतलब लगभग माइनस, अप्रॉक्सीमेटली माइनस के, सिमिलर माइनस। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा XL की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, ω/L, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/ωc, ये भी लिख सकते हैं। तो जो भी वैल्यू हमको पुटअप करना होता है वो लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला है, वो भी फार्मूला है। V/Z जो है, V/I हो जो है प्रतिबाधा Z है। तो इधर आप अगर और चाहते हैं इसका कैलकुलेशन करना तो और कर सकते हैं, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। Z = हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ω/C एलसीएम हो गया, तो यहाँ बचेगा क्या, ω/C क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ω²LC - 1/ω/C। इस प्रकार से आप वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कई तरीके से वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, वो तो जैसा मान दिया रहे। अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा की वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी दिया है
तो ओमेगा इक्वल टू आप लिख देंगे 2 पाई एफ। तो जो पूछता हो क्वेश्चन में उसको हम रख के पुटअप कर लेंगे, घबराने की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं से कनेक्टेड है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, कुछ नई बात इसमें और बता देते हैं आपको कि CL परिपथ में ये आ गया हमारे सामने, ये Z इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हैं Z इक्वल टू आ गया XL माइनस XC। ये कंडीशन हमको मिल गई। एक कंडीशन आपके बुक में और दिया है कि रिजोनेंट की पोजीशन में इसमें बीच में क्या संबंध होगा। रिजोनेंट मतलब अनुनादी अवस्था में, अनुनादी अवस्था के लिए यहाँ लिखेंगे अनुनादी अवस्था के लिए, अनुनादी अवस्था के लिए रिजोनेंट पोजीशन के लिए Z इक्वल टू 0 होता है। Z इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ हो जाएगा XL माइनस XC इक्वल टू 0 और XL इक्वल टू हो जाएगा बच्चों XC। ये देखिए एक कंडीशन हमको मिल जाएगा। अब दोनों की वैल्यू हम अगर पुटअप करें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ये ओमेगा L इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C। अब देखिए कि पक्षांतर करते हैं और एक नया फार्मूला आपको दिखाते हैं जो कि इसको इरेज कर देते हैं। एक नया फार्मूला दिखाते हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चों को याद नहीं रहता है कभी कभी, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसको देखिए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपान LC हो जाएगा और ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान LC, वो भी अंडर रूट में। बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। अक्सर जो है हमको बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में तमाम प्रकार की समस्याओं को इस पर पूछा जाता है। अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी हमसे पूछा गया तब क्या करेंगे? फ्रिक्वेंसी पूछे जाने पर ज़रा इसको हम इरेज कर देते हैं। फ्रिक्वेंसी पूछे जाने पर ये होता है बच्चों कि ओमेगा की वैल्यू हम क्या कर देंगे? 2 पाई एफ लिख देंगे इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट LC। अब देखिए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। कितना अच्छा फार्मूला प्राप्त हो गया। कुछ आपको 11th की याद आ गई होगी, SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सरल आवर्त गति की, जहाँ T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G पढ़ते थे। बस उसी के प्रारूप का फार्मूला कुछ मिलने को है। तो F इक्वल टू फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो 1 अपान 2 पाई अंडर रूट LC। L क्या है? प्रेरकत्व है और C क्या है? धारिता है। तो इस प्रकार से हमको जो है फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ये अनुनादी अवस्था के सिल को लेकर। आइए चलते हैं अब आगे। आइए बच्चों, हम अब LR परिपथ के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हमने R परिपथ पढ़ा, C पढ़ा, L पढ़ा, RC पढ़ा, CL पढ़ा, अब हम LR परिपथ पढ़ेंगे। LR परिपथ जो है वो 6 नंबर पर है और इसमें मान लीजिए कि ये एक जो है AC करंट है, यहाँ AC करंट लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लगा है? प्रेरकत्व लगा है, इसके बाद प्रतिरोध लगा है। प्रतिरोध का साइन इस प्रकार से है, तो L भी लगा है और R भी लगा है। आइए इसका ग्राफ देखते हैं हम। इसका ग्राफ बस उसी प्रकार से होगा। ये सीधे जो है R के लिए है, ये VR कह दीजिए, और ऊपर हम जानते हैं VL होता है, बिल्कुल याद करिए, परपेंडिकुलर। अभी जो मैं था नीचे VC होता है। तो किसकी बात कर रहा है? L और R। L ऊपर है और R नीचे। तो इस प्रकार के रिजल्टेंट जो वेक्टर है इसका जो है V से निकलेगा, यहाँ पर होगा V। तो जब परिपथ में ये बात आप लिखेंगे कि जब परिपथ में प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध साथ में लगे हों, जब परिपथ में प्रेरकत्व व प्रतिरोध साथ में लगे हों, तब V इक्वल टू, V की वैल्यू निकाल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से, VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। क्योंकि ये जो वैल्यू है
ये जो वैल्यू है ये परपेंडिकुलर है, अब ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो ये जो बी आर है यहाँ तक है, यहाँ पहुँच जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो जाएगा, और हाइपोटेनस बी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इस प्रकार से हम लिखेंगे विच इज इम्प्लाइज बी इक्वल टू हो जाएगा वी एल, वी एल मतलब आई एक्स एल, और वी आर का मतलब आई आर। आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर एल प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर v अपॉन आई का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर एल आर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं बच्चों जेड प्रतिबाधा। वहाँ भी प्रतिबाधा था, सी में भी धारती प्रतिघात जब था वहाँ भी प्रतिबाधा था, और धारती प्रेरकत्व है, सॉरी यहाँ पर प्रेरकी प्रतिरोध है, फिर भी जो है यहाँ पर प्रतिबाधा जेड ही होगा, उसको हम उसका नाम वही रहता है, प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ ऐसे लगा सकते हैं इस प्रकार से, या आप जो है स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। इस प्रकार से हम जो है प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, किसके, जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो ये फार्मूला हमको प्राप्त होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं, तीनों को एक साथ में जोड़ते हैं। बच्चों जब परिपथ में एल सी आर तीनों प्रतिरोध जुड़े हों, जब परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध आर तीनों जब जुड़े होते हैं, तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किस प्रकार से वोल्टेज, परिणामी वोल्टेज निकालते हैं, आइए देखते हैं। इसका ग्राफ देखिए, इस प्रकार से वेक्टर ग्राफ प्राप्त होगा हमको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, वी आर होता है, वी सी नीचे होता है, और वी एल क्या होता है बच्चों, ऊपर होता है। पहले हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए हमको बी निकालना है, तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है, वी एल वी सी है, वी एल ऊपर है, वी सी नीचे है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी वी एल माइनस वी सी। ये देखिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी एल माइनस वी सी। यहाँ देखिए काफ़ी छोटा हो गया, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वी एल माइनस वी सी, इसकी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद ये परिणामी क्या है, वोल्टेज वी है, और ये वी आर है, तो ये भी वी आर होगा, यहाँ पर वी आर होगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो वी इक्वल टू यहाँ पर थोड़ा छोड़ कर लिखते हैं, ऐसा नहीं सटा कर लिखेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू आर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर, इस प्रकार से। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू आई आर का स्क्वायर प्लस वी एल के लिए आई एक्स एल का स्क्वायर, नो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस आई एक्स सी का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब इसमें आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस, यहाँ आप छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, अगर बड़ा लग जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बच्चों वी अपॉन आई का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और बच्चों v बटे आई को हम क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, जानते ही हैं। तो अब लिखते हैं हम क्या कि z इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर बड़े ब्रैकेट में,
और हमारा इस प्रकार से प्रतिबाधा का फार्मूला प्राप्त होता है तब जब तीनों प्रकार के परिपथ एक साथ जुड़े होते हैं। चलिए अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह बताते हैं कि परिपथ में शक्ति, परिपथ में पावर। आइए बच्चों देखते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति, पावर इन एसी। और इसके हम एलआर परिपथ के लिए बात करेंगे। एलआर परिपथ में हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है एल मतलब परपेंडिकुलर, वीएल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री अग्रगामी होती है। कौन? वोल्टेज अग्रगामी होता है और धारा क्या होता है, पक्षगामी होता है। तो धारा में क्या होता है, -π/2 होता है। तो इसलिए कलांतर जो है धारा में मैंने क्या किया, ωt-φ कर दिया, क्योंकि हम एल सर्किट की बात कर रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं पावर हमको निकालना है, हम जानते हैं P = क्या होता है, VI, P = VI। तो V और I की वैल्यू इधर पुटअप हम करते हैं तो बच्चों P = हो जाएगा V0 sin ωt इंटू I0 sin ωt-φ, या विच इज एम्प्लाइज P = I0 V0 और इसके बाद sin ωt और sin A - B का फार्मूला यहाँ लगा देंगे। sin A - B फार्मूला क्या होता है, sin A cos B माइनस cos A sin B, ये फार्मूला हम लगा देते हैं। इसके बाद sin ωt का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज एम्प्लाइज I0 V0 sin ωt को अंदर ले जाते हैं तो हो जाएगा बच्चों sin² ωt cos φ माइनस sin ωt cos ωt sin φ। अगर यहाँ 2 होता तो इसको हम क्या लिख देते हैं, sin 2θ के फॉर्म में लिख देते, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो विच इज एम्प्लाइज P = हो जाता है I0 V0 sin² ωt। यहाँ देखिए पूरे चक्र के लिए, पूरे फुल साइकिल यहाँ मैं लिख दिया हूँ sin ωt, sin² ωt को हम क्या लिखेंगे, sin² ωt को 1/2 लिखेंगे यहाँ पर, cos φ माइनस यहाँ क्या हो जाएगा sin 2 ωt, sin 2 ωt, sin 2 ωt sin φ, क्योंकि 2 sin θ cos θ को हम क्या जानते हैं, sin 2θ जानते हैं, /2 है तो /2 नीचे लिख दीजिए। अब देखिए sin 2 ω या sin 2θ के लिए, पूरे चक्र के लिए sin 2 ωt उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, विच इज एम्प्लाइज P = I0 V0 और cos φ/2 -0, क्योंकि इसकी वैल्यू जब 0 हो गई तो सबकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसको लिखेंगे विच इज एम्प्लाइज P = I0 V0 cos φ/2, ये जो है P की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए दूसरे शब्दों में और इसको और अच्छा लिखने के लिए हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि V0 = होता है VRMS = होता है बच्चों, VRMS = होता है V0/√2 और IRMS क्या होता है, ये होता है I0/√2। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम 2 बार लिख दें, √2 कोई प्रॉब्लम नहीं। तो P = हो जाएगा I0/√2 इंटू V0/√2 और क्या बचा cos φ। तो P = हो जाएगा बच्चों, I को IRMS लिख दीजिए, IRMS इंटू VRMS cos φ। ये भी फार्मूला आपको बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। इससे अगर IRMS VRMS दिया हो और हमसे पावर इन AC पूछे तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि पावर इन AC। आइए थोड़ा सा इसके आगे और कुछ बातें हम आपको बताते हैं। बच्चों यहाँ पर जो मैं यहाँ 2 लिखा था वो √2 इंटू √2 होगा,
आर परिपथ के लिए फाई की वैल्यू जो है वो 0 हम लेंगे इस फार्मूले में, P = IRMS × VRMS cos फाई। इस फार्मूले में हम आर परिपथ के लिए फाई की वैल्यू 0 रखते हैं। तो फाई की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, P = हो जाएगा IRMS × VRMS। क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। एलसी परिपथ के लिए फाई की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। तो हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। तो यहाँ P = क्या हो जाएगा, IRMS × VRMS × 0। तो P = हो जाएगा 0। तो एक बात हमको सीखने को मिली कि एलसी परिपथ में, जब परिपथ में प्रेरकत्व लगा हो और धारती प्रतिरोध लगा हो, तो उस समय पावर जो है एक साइकिल पूरा करने पर, अर्थात इस प्रकार से एक साइकिल जैसे ही पूरा होगा, यहाँ से साइकिल चली और फिर यहाँ पर आ गई, तो इस समय पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस समय इस स्थिति में पावर क्या हो जाएगा, 0। तो एक साइकिल पूरा करने के बाद पावर 0 हो जाएगा। कब? जब उसमें एलसी परिपथ लगा होगा। तो बच्चों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो हम प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 3 डालेंगे, उसमें हम आपको चोक कुंडली बताएंगे, चोक कॉयल। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले वीडियो का बिल्कुल इंतज़ार करिएगा। 3rd पार्ट में न्यूमेरिकल भी बताएंगे आपको। और इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सबको इसका प्रॉफिट मिले। थैंक यू।